नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि किन किन एग्जाम में आपके लिए ये पेपर प्रैक्टिस सेट काम आएगा। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ पूछी जाएगी तो उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके अलावा जैसे आप PCS की तैयारी करते होंगे, लोअर PCS की, समीक्षा अधिकारी, इन सभी एग्ज़ाम में आपका जनरल स्टडीज़ पूरा हम लोग कवर करवाएंगे, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कवर करवाएंगे। इसके अतिरिक्त सेंटर में जो जॉब निकलती है आपकी SSC CGL, SSC MTS, SSC GD, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे ग्रुप डी के, और CUET का जो जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी आपका जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है। तो इन सभी एग्ज़ामों में हमारी जो चैनल पर टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो वहाँ पे बहुत काम आएगा आपका, तो आप लोग लगातार देखते रहिए। चलिए आज का पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, जो संसद तथा राज्य विधान पालिका लिखा है, इसमें राज्य विधान मंडल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो उनकी विधायन शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है, वो अनुच्छेद 13 लगाता है। यहाँ पे देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की एक शक्ति पढ़ी होगी आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 13 में ही निहित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई संसद, अगर हमारी संसद या राज्य विधानसभाएं कोई ऐसा नियम बना देती है कि जिससे हमारी मौलिक अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, उसका क्या करेगी, पुनरावलोकन करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राज्य विधानमंडल ने या संसद ने ऐसी कोई नियम बना दिया है जिससे कि हमारी मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस जो कानून को शून्य घोषित कर देगी। तो आर्टिकल 13 कई बहुत एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वो अलग रूप में भी पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निम्न में से किस में निहित है, किसके पास निहित है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है? आर्टिकल 13 के तहत। जो आर्टिकल 245 और 246 है, आप जानते होंगे कि आर्टिकल 245 और 246 केंद्र और राज्यों के जो मध्य है विधायी संबंधों के संबंध में है, 245 और 246। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था इसका, पहले क्वेश्चन का अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है पूर्ण निषेधाधिकार, बी है सीमित निषेधाधिकार, सी है निलंबित निषेधाधिकार, और डी है पॉकेट निषेधाधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निलंबित निषेधाधिकार। साथियों, जानते हैं क्या है ये निषेधाधिकार? आप जानते होंगे कि आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पूर्ण निषेधाधिकार की पावर है, उसके बाद निलंबित निषेधाधिकार की पावर है, और उसके बाद पॉकेट वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो नाम से जानते हैं। निलंबित निषेधाधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा से कोई विधेयक पारित होता है और उसके बाद आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस विधेयक पर कुछ और संशोधन होना चाहिए तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। ठीक है, और इसी कारण से इस राष्ट्रपति के इस पावर को कहते हैं निलंबित निषेधाधिकार। इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस उस सदन को भेज देते हैं। ठीक है, अब एक बात और क्वेश्चन ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो क्या संसद के जो भी लोकसभा या राज्यसभा क्या बाध्य हैं उसमें संशोधन करने के लिए? तो इसका आंसर ये होगा कि बाध्य नहीं है पुनर्विचार के लिए। तो क्या करते हैं कि माना कि उन्होंने उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति बाध्य हैं फिर उस पर साइन करने के लिए। तो एक संविधान संशोधन आया था 24वां संविधान संशोधन आया था हमारा, वो आया था
1971 ईस्वी में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था और इसके अंतर्गत कहा गया कि अगर राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए दे दिया और दोबारा अगर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति बाध्य हैं उसमें साइन करने के लिए। ठीक है, साइन मीन्स की स्वीकृति प्रदान करने की। ठीक है साथियों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था जनरल स्टडीज़ की एक पेपर प्रैक्टिस सेट करवाया था, मैंने उस समय बहुत विस्तार से उन प्रश्नों को बताया था, लेकिन उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया है आप लोगों का, क्योंकि मात्र 20 क्वेश्चन है और लगभग 1 घंटे की वीडियो है। तो मैंने प्रत्येक प्रश्नों को बहुत विस्तार से बताया था उसमें, तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया है उस वीडियो पे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं इस पे कैसा रिस्पांस आता है आप लोगों का। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। ऑप्शन बी है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रतिकूल सामूहिक रूप से ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन डी है राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा तो कभी विघट होती ही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, सही नहीं है, बाकी सारे कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी हल्द्वानी, सी कालसी और डी है काशीपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप जानते ही होंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी काशीपुर। काशीपुर में अशोक का शिलालेख है, आप जानते होंगे चित्रशिला ही नाम है, कालसी का पुराना नाम। इसके अलावा कौन सी भाषा में है? प्राकृतिक लिपि, ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में यह अशोक का शिलालेख है। ठीक है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है CBRI रुड़की में, उच्च न्यायालय नैनीताल, फूलों की घाटी चमोली, डी है भैरव घाटी पिथौरागढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो भैरव घाटी पिथौरागढ़ में नहीं है। कहाँ है भैरव घाटी? उत्तरकाशी में। ठीक है, यूटी में उत्तरकाशी में भैरव घाटी है। अगर CBRI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की में है, उच्च न्यायालय नैनीताल में, फूलों की घाटी चमोली में, आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी राज्यसभा। इस क्वेश्चन को जानते हैं, आर्टिकल जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिकल जो 239 है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्यसभा अगर चाहे तो राज्य सूची के जो विषय हैं, आप जानते होंगे केंद्र राज्य सूची के कुछ विषय होते हैं, तो राज्यसभा अगर चाहे तो वहाँ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। अगर वह राष्ट्र हित में अगर कुछ जरूरी कोई चीज़ है, तो अगर राज्य सूची का कोई विषय है और राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्र हित में इसमें कोई नियम बनाने जरूरी हैं, तो उसमें राज्य सूची के उस विषय पर राज्यसभा क्या कर सकती है? विधि बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। ठीक है, आर्टिकल 49 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? अगर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायिक समीक्षा आप जानते हैं, न्यायिक समीक्षा ये किस में है? ऑप्शन ए है भारत में, बी ब्रिटेन में, सी केवल USA में और डी है भारत और USA में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और USA में क्या है? न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है। कौन करता है न्यायिक समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? न्यायिक समीक्षा करती है। अगर केंद्र सरकार संसद कोई विधि बनाती है तो उस पर न्यायिक समीक्षा करती है कौन? हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहाँ से है? दोनों देशों में, भारत और USA दोनों देशों में ये न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है, बाकी ब्रिटेन में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग। तो आप जानते होंगे राइट आंसर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग सरकार का अंग नहीं है। सरकार किससे मिलकर बनती है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर सरकार बनती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने
नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यानी ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है सर, भारतीय संविधान में जो क्या है, किस संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए है 71वां संविधान संशोधन, बी 72वां, सी 74वां, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, क्या 74वां संविधान संशोधन कब का है, ये 1993 का है। ठीक है, क्या आगे क्या 73वां संविधान संशोधन आप जानते ही होंगे, नगर पंचायतों से संबंधित था, और 74वां संविधान संशोधन नगरों में किससे था, नगर पालिका से संबंधित था। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, 1 जून 1993 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 जून 1993 को 74वां जो संविधान संशोधन था वो लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। पसीना और भाई गर्मी होगी बहुत। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस पेपर में अगर आप 70 से 80% मार्क्स लाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप 50 से 60% लाते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, और अगर इससे कम है तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। अब तदर्थ न्यायाधीशों की बात कर रहा है तो कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। तदर्थ न्यायाधीश वे न्यायाधीश होते हैं जो कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। जो न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनसे सेवा ले सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर उनसे सेवाएं लेते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं को तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं, और इनकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में की गई है। किस आर्टिकल के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है, आर्टिकल 227। ठीक है, आर्टिकल 227 में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति होना था, मिसप्रिंट हो गया। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। उनका नामांकन कौन करेगा, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, और डी राज्यसभा सभापति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो सन पहली बार 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति बनी थी। इस लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 15 + 7, कितने 15 7 कितना होता है, 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की तो 1967 से क्या होता है कि विपक्ष का जो 1967 से विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। अगर कार्य की बात जान लेते हैं, लोक लेखा समिति क्या काम करती है, कैग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो इस रिपोर्ट की जांच करता है कौन, लोक लेखा समिति, और उसके बाद ही इसे कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास सौंपा जाता है, और राष्ट्रपति के माध्यम से यह लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। क्या बोल रहा है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो रक्षा, विदेशी मामले, डी अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वाणिज्य, और डी है कानून एवं व्यवस्था। तो रक्षा आप जानते होंगे केंद्र का विषय होना चाहिए, क्योंकि भाई रक्षा केंद्र का विषय है। विदेश मामलों का विषय केंद्र के पास है, अंतर्राज्यीय व्यापार, और कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, बोलो ना। तो राज्य सूची का, कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति राज्यसभा में अंग्लो भारतीय समुदायों के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अच्छा, ये पुराने एग्जाम का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा, 12 है। लेकिन अगर आपको पता हो तो एक संविधान संशोधन आया था, 104वां संविधान संशोधन के तहत अब अंग्ल भारतीय समुदायों के लिए जो रिजर्वेशन था राज्यसभा और हमारी संसद और विधानसभाओं में, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे तो राइट आंसर 12 है, लेकिन अब क्या हो गया, अंग्ल भारतीय समुदायों के लिए
कोई भी आरक्षण नहीं है। अब मनोनीत करने की कोई भी भारतीय जो सिस्टम में है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, तो अंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटें आरक्षित नहीं है, मीन्स कि मनोनीत नहीं करेंगे उनको। अब तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत का प्रधानमंत्री, बी संसद का वरिष्ठतम सदस्य, सी है लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, डी है राज्यसभा सभापति। तो क्या बोल रहा है ये? संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता ही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किसमें? आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 108 है उसमें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। अब लोकसभा के मेंबर ज़्यादा है और राज्यसभा के कम होते हैं, आपको पता ही होगा, तो फिर स्वाभाविक है कि जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री और डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो क्या संभालेंगे? राष्ट्रपति पद का उत्तरदायित्व संभालेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है? संसद देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है उपराष्ट्रपति, सी महाधिवक्ता और डी है महान्यायवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या करेंगे? इसमें संसद के दोनों सदनों में क्या करेंगे? भाग ले सकते हैं। अगर संसद के दोनों सदनों में महान्यायवादी की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद किस में कर रखा है? 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अगर बात करें किस अनुच्छेद के तहत ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं? अनुच्छेद 88 के तहत। याद रखना इनको, इन अनुच्छेदों को याद करना है आपको। ठीक है, और तो आपने जाना कि अनुच्छेद 88 में क्या है कि महान्यायवादी को संसद में बैठने का अधिकार है, लेकिन याद रखना मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं है, किसमें? आर्टिकल 88 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्न में से कौन सा एक कार्य है? लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं उनका निम्न में से कौन सा एक कार्य है? लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों कार्य लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। सॉरी, निम्नलिखित यार पानी है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? तो राज्य की सरकार, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, डी है भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखने से ही पता लग गया कि भाई कौन करेंगे? राज्यों की सीमा परिवर्तन भारत की संसद ही करेगी। किस आर्टिकल के तहत? एग्जाम में आर्टिकल आता है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत अगर संसद चाहे तो साधारण विधेयक के द्वारा और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तित कर सकता है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड का उत्तरांचल नाम था पहले, तो उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया है, कर दिया। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 3 के तहत किया गया, साधारण विधेयक के द्वारा। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संबंध के संदर्भ में प्राविधान से, बी है शपथ के प्रारूप से, सी है आधिकारिक भाषा से और डी है दल बदल कानून से। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आधिकारिक भाषा से। आधिकारिक जो कितने 22 भाषा है ना इसमें। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची से संबंधित। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित होंगे। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप फ्री में एक कुछ मांगते हैं हम आप लोगों से, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने लेके आएँ, है ना। तो वही फ्री में, तो आप एक छोटे से लाइक का बटन और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करिए, ताकि हमें पता तो लगे कि भाई आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई इस चैनल पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का तात्पर्य है। लैन का तात्पर्य है, ऑप्शन ए है लार्ज एरिया नेटवर्क, बी है लोकल एरिया नेटवर्क, सी है लॉजिकल एरिया नेटवर्क और डी है लोकल आर्ट नेटवर्क। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है। ऑप्शन ए एक समान आईपी एड्रेस, बी है एक यूनिक 15 अंकों की संख्या, सी है एक यूनिक आईपी एड्रेस, डी है एक सामान्य नाम की संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है एक होस्ट कंप्यूटर के पास। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। तो ऑप्शन ए है रेड हैट लाइनक्स, बी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी है एडोब पेज मेकर और डी है ओपन ऑफिस। तो राइट आंसर हो जाएगा रेड हैट लाइनक्स, इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का तात्पर्य है। ऑप्शन ए डायनेमिक्स नेम सिस्टम, बी है डाटा नेम सिस्टम, सी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम और डी है डोमेन नेम सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है फिर से पॉलिटिकल साइंस का है, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है। ऑप्शन ए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य, बी लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/5 सदस्य, सी है लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य, डी है लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/8 सदस्य। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य। आप जानते हो कि गणपूर्ति किसे कहते हैं, कि किसी सदन में कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग उसकी गणपूर्ति कहलाएगी। गणपूर्ति का मतलब ये हुआ कि अगर 1/10 संख्या अगर है तो वो संसद चलेगी, यानी वो सभा चलेगी, लोकसभा की मीटिंग होगी। और अगर लोकसभा की सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर लोकसभा स्पीकर क्या कर देंगे, उस सदन को स्थगित कर देंगे। ठीक है। तो मीटिंग चलाने के लिए कम से कम उस सदन की संख्या का 1/10 सदस्य होना अति आवश्यक है, इसे ही गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, बी है अनुच्छेद 43, सी है अनुच्छेद 44 और डी है अनुच्छेद 45। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो अनुच्छेद 44 है, इसमें क्या बोला गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अच्छा, इनमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43 ख में क्या बोला गया है, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में एक संविधान संशोधन आया था, 97वां संविधान संशोधन 2011। इसके तहत सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई थी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सहकारी समितियों की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो 43 ख के अंतर्गत किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 42 आप जानते होंगे किसमें है, प्रसूति की दशा में सहायता प्रदान करते हैं करेगा राज्य। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या है, आप जानते होंगे कि जो हमारा आया था एक संविधान संशोधन आया था 86वां संविधान संशोधन आया था। कब का आया था, 86वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। ठीक है। इसके तहत क्या किया गया कि क्या अनुच्छेद जोड़ा गया इसमें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है। इसी 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहाँ जोड़ा गया था, मौलिक अधिकारों में भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जोड़ी गई। और मेरे ख्याल से मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया था, जो लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य है वो भी यहाँ पे भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, पेरेंट्स के लिए की गई है ना। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक है
अब ये साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, इससे देखेंगे आप। मलेरिया का वाहक है एंडीज एजिप्टाई मच्छर, क्यूलेक्स पिपियंस मच्छर, सी है एनाफिलीज गैम्बियाई मादा मच्छर, और डी है सीसी मक्खी। तो राइट आंसर हो जाएगा एनाफिलीज गैम्बियाई मादा मच्छर, ये क्या है, मलेरिया का वाहक है। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष का कौन से भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपने बचपन से पढ़ा होगा सिनकोना की छाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, सिनकोना की छाल। छाल से क्या होता है, सिनकोना का जो वृक्ष है उससे आपके औषधि वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है थायमिन की कमी के परिणाम से हो सकता है? ऑप्शन ए बेरी, बी स्कर्वी, सी नपुंसकता, और डी है रिकेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी। आप जानते होंगे ना कि थायमिन किसका जो नाम है भाई, ए को क्या बोलते हैं, क्या वैज्ञानिक नाम, क्या केमिकल, क्या बोलते हैं इसे, थायमिन। विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या रेटिनॉल, और बी को क्या बोलते हैं, थायमिन। इसी प्रकार से और भी विटामिन के नाम हैं। तो थायमिन, विटामिन बी की कमी से क्या है, क्या कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ये विटामिन बी का नाम है थायमिन। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए? ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है यकृत ग्रंथि, डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यकृत। जो हमारा लीवर है वो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट का। अगला प्रश्न है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है शिमला, सी है पंतनगर, डी है कटक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शिमला। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी शिमला। शिमला में क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है कंडरा तथा स्नायु है? ऑप्शन ए पेशीय उत्तक, बी है उपकला उत्तक, सी है संयोजी उत्तक, और डी है कंकाल उत्तक। तो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक। आप जानते होंगे, ये प्रॉपर हिंदी आ गई यहाँ पे। कंडरा बोलते हैं, आपने देखा होगा, एक चीज़ आपने सुनी होगी लिगामेंट्स, और एक सुना होगा आपने टेंडन। तो जो टेंडन जो काम करती है, टेंडन आपकी क्या काम करेगी, जो आपके शरीर में जो हड्डी है और एक मांसपेशी होती है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, वो आपके टेंडन बोलते हैं उसे, यानी कंडरा, हिंदी में कंडरा बोलते हैं। और जो आपके हड्डी से हड्डी को जो जोड़ती है ना, आपकी दो हड्डी होती है, जैसे यहाँ पे हड्डी है, तो हड्डी से जो हड्डी को जोड़ती है, आपके पैरों में देखा होगा आपने, तो उसको जो जोड़ेगी उसे लिगामेंट्स बोलते हैं। तो लिगामेंट्स सर्जरी सुनी होगी ना आपने कई बार, तो उसे ही स्नायु बोलते हैं। तो ये कनेक्ट कर रही, क्या कर रही, एक दूसरे को संयोजी ऊतक बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कनेक्टिंग टिश्यू। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है? ऑप्शन ए बी ए, सी ओ, डी बी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या है, इसमें प्रतिरक्षी एंटीजन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि ए बी, अमूमन ए बी ब्लड ग्रुप वाले नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रतिरक्षी क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, हाँ, तो प्रतिरक्षी नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन सी ओ है, तो ओ को क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, सर्वोदाता किसे बोलते हैं, ऑप्शन ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं हम, सर्वोदाता। अगला प्रश्न है उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, बी रिलैक्सिन, सी है एड्रेनालिन, और डी है टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन काम करता है जहाँ पे उत्साह के क्षणों में, यहाँ पे एड्रेनालिन हार्मोन। कौन से ग्लैंड से निकलता है एड्रेनालिन हार्मोन? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। आपने देखा होगा कि अगर हमें क्या होता है, अगर हमारे पीछे कुत्ता को भगा दिया है तो हम क्या करेंगे, हमें डर सा लगेगा, है ना, हम भागेंगे। या किसी से लड़ना हो हमें, तो लड़ाई करते समय हमें गुस्सा आता है ना, गुस्से में मारते हैं हम, तो उस समय भी हमारा एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो इसे फाइटर हार्मोन भी ऐसे कुछ कहते हैं। अगली आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाभिक के विखंडन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए न्यूट्रॉन।
अच्छा आज लाइट नहीं है तो थोड़ा पसीना ज़्यादा आ रहा है। साथियों देखो हम आपके लिए कितना अच्छा पेपर प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो आपसे बस फ्री में एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना। लगभग 1 साल हो गया है चैनल को और 150 वीडियो मैं बना चुका हूँ और मात्र 300 सब्सक्राइबर हैं। तो हमारी भी धैर्य की परीक्षा हो रही है, लेकिन आप लोग फ्री में एक लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। इतना पेपर पहले टाइप करना, क्वेश्चन ढूंढना है, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है और उसको विस्तार से बताना है। तो फिर चलिए देखते हैं कब तक आप लोग, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे जो होता है यूट्यूब का स्टूडियो होता है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग देखते तो है वीडियो लेकिन सब्सक्राइब या ये लाइक नहीं करते हैं। तो चाहते हो, उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।